नमस्कार मित्रों कई सप्ताह से हम प्रेमचंद की रचनाओं पर अलग अलग विषयों को लेकर बात करते आ रहे हैं। आज हम प्रेमचंद की रचना प्रक्रिया पर कुछ चर्चा करेंगे। प्रेमचंद की रचना यात्रा को करीब से देखने की कोशिश की जाए तो न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि इस सच को स्वीकारने में कतई गुरेज न होगा कि विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा, वह जिस भाषा में होती है उसका व्यक्ति के चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति आगे चलकर उसी भाषा में सोचता है और भाव विचारों को रूप देता है, फिर चाहे वह विचार सृजनात्मक हो या आलोचनात्मक। अध्याय 1 में यह चर्चा हो चुकी है कि प्रेमचंद की शिक्षा मौलवी साहब के पास जाकर बेअलिफ से आरंभ हुई, यानी उर्दू फारसी की शुरुआती तालीम, जिसने उन्हें शब्द रचना सिखाया, और फिर विद्यालय में शेष पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से, जिसने भाषा का संतुलित ज्ञान कराया। साथ ही मस्तिष्क को उसी भाषा में सवालों के जवाब सोचना सिखाया, विषय पर चिंतन करना सिखाया, किसी विषय वस्तु पर समझ बनाना सिखाया। और जैसे कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, प्रेमचंद ने सन 1925 तक पहले उर्दू में रचनाएं की, बाद में उसका हिंदीकरण किया। साफ जाहिर है कि उर्दू उनके लिए पहली भाषा के रूप में सहज थी और अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में। बावजूद इसके वे हिंदी के युगांतरकारी रचनाकार हुए और उनकी रचनाओं से गुजरते हुए तत्सम अरबी फारसी अंग्रेजी के शब्द ही नहीं, रचनाओं के शीर्षक भी मिलते हैं। इतना मानने से इनकार नहीं होना चाहिए कि इन दोनों भाषाओं ने उस शब्द शिल्पी को भीतर से रचने में बड़ा योगदान दिया। किसी भी भाषा विशेष के शिक्षा का माध्यम बनने का एक अर्थ यह भी है कि यदि आप अध्येता हैं तो आगे चलकर उस भाषा के साहित्य से स्वतः संबंध जुड़ जाना और उससे स्वयं को समृद्ध करना। प्रेमचंद के जिज्ञासु मन ने भी किशोरावस्था से ही ऐसी खुराक पाई। यही कारण है कि प्रेमचंद के लेखन में जो रचना वैविध्य है, उसमें जो अनूठापन है, उसका कौशल धीरे धीरे विकसित हुआ होगा। भाषा का यही प्रभाव उनकी रचना प्रक्रिया पर भी दिखता है, जिस पर उनके बेटे अमृत राय ने और बाद के दिनों में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने सूक्ष्म दृष्टि डाली और गहरी पड़ताल की। डॉक्टर गोयनका मानते हैं कि प्रेमचंद ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी रचना प्रक्रिया पर कभी कुछ नहीं कहा, मगर उनके हस्तलिखित कुछ पांडुलिपियों एवं रूपरेखाओं, लेखों एवं पत्रों में इसके सूत्र हाथ आ जाते हैं। इन सूत्रों के सहारे इस महान कथाकार की रचना प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जा सकता है। मित्रों, कोई भी रचनाकार अपने समय और समाज से प्रेरणा ग्रहण करता है। प्रेमचंद भी इससे अलग नहीं थे। हालांकि उनके समकालीन रचनाकार और घनिष्ठ मित्र जयशंकर प्रसाद ने इतिहास की गलियों में अधिक चक्कर लगाए, मगर उन्होंने भी इतिहास को वर्तमान की धरातल पर उतार कर उसे वर्तमान समय और समाज के संदर्भ से जोड़कर ही प्रस्तुत किया। प्रेमचंद का संवेदनशील मन भारतीय समाज के दलित शोषित वर्गों, वर्णों की दुरवस्थाओं, सामाजिक आर्थिक असमानताओं, कुरीतियों, पंडितों मुल्लाओं द्वारा फैलाए गए प्रपंचों, निरक्षर ग्रामीणों के भीतर पैठ बनाए अंधविश्वासों से प्रभावित होता रहा और यही उनकी रचना का आधार बना। प्रेमचंद एक पत्र में लिखते हैं, जब तक कोई विशेष चीज मेरी कल्पना को कुरेदे नहीं, मैं कोई अच्छी चीज पैदा करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसी तरह एक अन्य पत्र में उन्होंने समसामयिक मुद्दों से प्रभावित होने की भी बात स्वीकारी है। वानगी देखें, जब तक करंट अफेयर से लगाव ना रहे, किसी मजमून पर लिखने की तहरीक नहीं होती,
और मजमून भी बड़ी मुश्किल से सूझता है। कोई भी रचनाकार अपनी रुचि एवं स्वभाव के अनुरूप ही विषय चुनता है, फिर कथानक पर विचार करता है। मूल कथा बड़ी नहीं होती, बड़ी होती है उसकी परिधि, जहाँ छोटी छोटी घटनाएं, कथाएं, प्रसंग आदि छोटी बड़ी धाराओं के समान आकर मिलती जाती हैं और केंद्रीय कथा वस्तु समृद्ध होती जाती है। प्रेमचंद ने स्वीकारा भी कि आजकल 500 पृष्ठों के उपन्यास की कथा 10-5 पंक्तियों में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन इन 5 पंक्तियों को ही सोचने में उपन्यासकार को जितना मनन और चिंतन करना पड़ता है, उतना सारा उपन्यास लिखने में भी नहीं करना पड़ता। प्रेमचंद दूसरे रचनाकारों की रचनाओं से ही नहीं गुजरते थे, उन रचनाओं की तह तक जाते और रचना तथा रचनाकार के बीच के अदृश्य तंतु पर भी विचार करते थे। उन्होंने अपने लेख उपन्यास रचना में चार्ल्स डिकेंस, थैकरे आदि के कथानक की चिंतन प्रक्रिया पर तो बात की, किंतु अपनी रचना प्रक्रिया पर खामोश रहे। हाँ, उनके द्वारा इंद्रनाथ मदान को लिखे एक पत्र में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है। उनकी लिखी पंक्तियों पर गौर करें। इस प्रकार है, कथानक की दृष्टि से बुनता हूँ कि मानव चरित्र में जो कुछ सुंदर है, मर्दाना है, वह उभर कर सामने आ जाए। यह एक उलझी हुई प्रक्रिया है। कभी इसकी प्रेरणा किसी व्यक्ति से मिलती है, या कभी किसी घटना से, या किसी स्थान से, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरी कहानी का कोई मनोवैज्ञानिक आधार हो। डॉक्टर गोयनका मानते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक आधार के कारण प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की परंपरा से अलग हो जाते हैं और कथा रचना को आधुनिक ज्ञान विज्ञान से पुष्ट करते हैं। प्रेमचंद कथानक सोच लेने के बाद लेखन में प्रवृत्त होते थे। उन्होंने लिखा भी है। प्लॉट सोच लेने से लिखना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन प्लॉट सोचने के साथ ही चरित्रों की कल्पना करनी पड़ती है, जिसके द्वारा यह प्लॉट प्रदर्शित किया जाए। ये तो 100% सच है कि कथानक और चरित्र पर साथ साथ विचार करते चलने से उनमें तालमेल बिठाने की अलग से कोई झंझट नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। इससे जो सबसे बड़ा लाभ होता है वह है पात्रों में जीवन के तरंगों का आविर्भाव। पात्र कथानक को गति देते हैं और कथानक दृश्य स्वरूप आंखों के सामने उभर आता है। प्रेमचंद की इस रचना प्रक्रिया के संदर्भ में देवेंद्र सत्यार्थी मानते हैं एक सेकंड। इसी कारण उनके पूर्ववर्ती कथाकारों की तुलना में कहीं अधिक कलात्मकता आ गई है। इस निर्धारण से उपन्यास के पात्र आंखों के आगे जिंदा इंसानों की तरह चलते फिरते, सांस लेते नजर आने लगते हैं और लिखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास, कहानी, लेख आदि लिखने से पूर्व जो रूपरेखा बनाई वे अंग्रेजी में थीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनकी कल्पना ने पहली बार अंग्रेजी भाषा का जामा पहना। यहाँ तक कि संकेत रूप में पात्रों का चरित्र चित्रण भी अंग्रेजी में ही किया। उनका प्रायः हर पात्र उनकी दृष्टि से गुजरे किसी न किसी व्यक्ति पर आधारित था। वे नाम किसी और का और चरित्र किसी और का लेकर अपने पात्र को रचने में सिद्धहस्त थे। पात्रों को जीवित व्यक्ति से जोड़ने के साथ ही उनके गुण दोषों को भी संकेत के रूप में अंकित कर देते थे। प्रेमचंद के सुपुत्र अमृत राय ने अपने पिता की जीवनी प्रेमचंद कलम के सिपाही में उपन्यास कायाकल्प की मूल पांडुलिपि से अंग्रेजी रूपरेखा के कुछ अंश प्रस्तुत किए हैं।
इनमें चरित्रों, विचारों, दृश्यों आदि का संक्षिप्त रूप प्राप्त होता है। कायाकल्प पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं सूत्र रूप में अंकित हैं तथा उन जीवित व्यक्तियों के नाम भी दिए गए हैं जिन्हें प्रेमचंद ने अपने पात्रों की सृष्टि का आधार बनाया। वानगी देखें। विभुदा इज यज्ञ नारायण उपाध्याय, crafty, parsimonious, selfish but serviceful, tactful. Vishal Singh is Bechan Lal, simple, honest, wanting in moral courage. इसी प्रकार अन्य पात्रों के भी नाम हैं। कल्याण सिंह इज चंद्रिका प्रसाद, sneaking in the presence of superior, cannot manage household suspicious. Chandradhar is D. Prasad, very shy, learned, principled. The new Rani's father is Nana, perfectly selfish, dishonest. Drunkard hopes to build his fortune with his daughter. Chakradhar's father, flatterer, kind, generous, mild, simple hearted. अमृत राय लिखते हैं कि यज्ञ नारायण उपाध्याय संभवतः वही थे जिनसे मुंशी जी का परिचय काशी विद्यापीठ में हुआ था, और बेचनलाल संभवतः नॉर्मल स्कूल के हेडमास्टर थे। चंद्रिका प्रसाद नाम का कोई आदमी अब नहीं है। नई रानी के पिता हरिसेवक प्रेमचंद की सौतेली माँ के पिता हैं, जो बहुत दिनों तक किसी जायदाद के मामले में जोड़ तोड़ लगाते रहे और अंत में कुछ सफल भी हुए। अतः यह कहना उचित होगा कि प्रेमचंद प्रायः कथा जगत के पात्रों की सृष्टि वास्तविक जगत के व्यक्तियों के आधार पर करते थे। रंगभूमि उपन्यास के नायक सूरदास की प्रेरणा भी उन्हें गांव के एक अंधे भिखारी से मिली थी। जीवन से चरित्र लेने पर लेखक अपने पात्रों को अधिक विश्वसनीय, अधिक वास्तविक बना सकता है। कायाकल्प की पांडुलिपि से यह भी ज्ञात होता है कि रूपरेखा में वर्णित पात्रों के नाम, गुण, अवगुण आदि बदल सकते हैं और कोई पात्र अदृश्य भी हो सकता है। जैसे कि रूपरेखा का विभुदा प्रसाद उपन्यास में यशोदानंद बन गया है और उसका चरित्र भी बदल गया है। प्रेमचंद अपने पात्रों के अनुरूप भाषा के भी समर्थक रहे। वे अपनी पांडुलिपि में लिखते समय मनोभावों, विचारों तथा कथा सूत्रों को भी अंकित करते चलते, जिससे कि पांडुलिपि को परिष्कृत करते समय या उसे अंतिम रूप देते समय इन भाव विचार बिंदुओं को भी जोड़ सकें। कहा जा सकता है कि प्रेमचंद कथानक के प्रमुख सूत्रों, परिच्छेदों, पात्रों, दृश्यों आदि की पूर्व कल्पना करते थे और शायद लिखने की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजी में प्रारूप तैयार करते थे। अमृत राय के साथ ही डॉक्टर गोयनका का भी यह मानना है कि रचना की पूर्व कल्पना लेखक की मदद तो करती है, मगर वास्तविक रचना के समय कुछ अंशों में नई सृष्टि भी होती चलती है। प्रेमचंद विश्वकोश पर कार्य करने के दौरान डॉक्टर गोयनका को कई प्रकाशित उपन्यासों, कहानियों, लेखों के साथ ही अलिखित कहानियों की अंग्रेजी में रूपरेखा प्राप्त हुई। ये रूपरेखाएं हैं। लिखित उपन्यासों की पहले चर्चा करूं तो रंगभूमि, कर्मभूमि एवं गोदान की। उसके बाद कुछ अलिखित उपन्यासों की रूपरेखाएं हैं। लिखित कहानी में डामोल का कैदी की रूपरेखा प्राप्त हुई है और अलिखित 3 कहानियों की। एक लेख की भी रूपरेखा प्राप्त हुई है। यह लेख है हिंदी भाषा और राष्ट्र। इन अंग्रेजी रूपरेखाओं को प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य में संकलित किया गया है। पहली बार
इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि महान कथाकार की कृतियों की रूपरेखाओं को पांडुलिपियों एवं डायरियों से निकालकर एक कृति के रूप में एक स्थान पर सुरक्षित किया गया। डॉक्टर गोयनका मानते हैं कि गोदान जैसे क्लासिकल उपन्यास की रचना के सूत्र मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी रूपरेखा का आरंभिक पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। इस रूपरेखा की क्रम संख्या 3 से 12 तक विवरण उपलब्ध हैं और ये 2 पृष्ठों में है। एक छोटा सा उदाहरण, होरी purchases the cow. The whole village come to have a look. Shobha is indifferent. But झंगी शब्द कटा हुआ है। हीरा grows jealous. He poisons the cow. Hori sees it, but cannot report him to the police. यानी होरी गाय खरीदता है, सारा गांव देखने आता है। शोभा उदासीन है, मगर हीरा ईर्ष्या से भर जाता है। वह गाय को विष दे देता है। होरी उसे देखता है, लेकिन पुलिस में उसकी रिपोर्ट नहीं करता। इसी प्रकार गोदान की अन्य रूपरेखाएं भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर गोयनका के अनुसार प्रकाशित उपन्यास गोदान में कुछ घटनाएं रूपरेखा के अनुरूप हैं, तो कुछ का रूप बदला हुआ है और कुछ के प्रसंग छोड़ दिए गए हैं। यदि रूपरेखा के साथ उपन्यास का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो प्रेमचंद की सृजन प्रक्रिया के संबंध में अनेक अज्ञात तथ्य सामने आ सकते हैं। इस रूपरेखा से गोदान जैसी महान रचना के बीजीकरण तथा रचना के रहस्य का उद्घाटन होता है, और यही स्थिति अन्य कृतियों के उपलब्ध रेखाओं के साथ। यह एक रोचक रहस्य है कि प्रेमचंद अपनी रूपरेखा अंग्रेजी में बनाते थे, उर्दू में पहले लिखते थे, फिर उसका हिंदीकरण करते थे। यही स्थिति पहले हिंदी में लिखने के बाद भी होती थी। प्रेमचंद की इस सृजन प्रक्रिया तथा भाषा ज्ञान एवं हिंदी उर्दू में रूपांतरण की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकता है। प्रेमचंद रूपरेखा बनाने के बाद लेखन में प्रवृत्त होते थे, और इसके लिए वे मानसिक शांति और वातावरण की शांति दोनों आवश्यक मानते थे। मगर कई बार उन्हें शांत वातावरण नसीब ना होता, बच्चे शोर मचाते या तंग करते तो उनका लेखन बाधित होता और वे उन पर नाराज भी होते। मगर कई बार बच्चों के शोर से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तन्मयता से लिखते जाते। कई बार ऐसा भी होता कि वे दत्चित होकर लिख रहे होते और मिलने वालों का दल आधमकता। वे स्नेह और आदर से आगंतुक का स्वागत करते और कलम दवात किनारे कर देते। फिर मेहमानों के जाते ही उसी बिंदु से जहां उन्होंने छोड़ा हुआ होता है, उसी बिंदु से बिना रुके लिखना शुरू कर देते। कई बार ऐसा भी होता कि भीतर से उमकते प्रवाह को वे रोक ना पाते और मेहमान के सामने ही विनम्रतापूर्वक लिखते चले जाते। उस समय कलम रोक पाना उनके वश में न होता। इस संदर्भ में उन्होंने देवेंद्र सत्यार्थी जी से कहा भी है कि एक मुकाम ऐसा आता है जहां कलम रोकना कठिन हो जाता है। उन्होंने एक ही समय में कहानी एवं उपन्यास लिखना शुरू तो किया, किंतु कई बार दोनों के कथानक को संभालने में उलझन होने लगी, तो दोनों में से किसी एक को रोककर वे दूसरी विधा को लेकर आगे बढ़ते रहे। अपने मित्र दयानारायण निगम को 28 नवंबर 1919 को लिखे गए पत्र में उन्होंने इसका जिक्र किया कि दिमाग एक साथ 2 मुख्तलिफ प्लॉट नहीं संभाल सकता। तजर्बा कर चुका हूँ कि एक ही काम एक वक्त हो सकता है, या तो नॉवेल लिख सकता हूँ या कहानी। नॉवेल के लिए एक ही प्लॉट काफ़ी है और उसका लिखना उतना मुश्किल नहीं है जितना हर माह 2-3 कहानियों का।
इस तरह तमाम उलझनों के बीच प्रेमचंद अपनी रचनाओं को 3 भाषाओं से गुजार कर मुकम्मल रूप देते थे, और ऐसा करते हुए वे आनंद का अनुभव भी करते थे। इसकी चर्चा उन्होंने शिवरानी देवी से भी की थी। उन्होंने कहा था, मैं उसमें घुटता नहीं, मुझे आनंद आता है। मित्रों, मुझे आशा है कि प्रेमचंद की रचना प्रक्रिया को सहज समझने में आपको कुछ सहयोग मिला होगा। आज की चर्चा यहीं तक। अगली बार फिर आती हूँ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।